भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। पीएम नरेंद्र मोदी वेल्लोर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो सहयोगी पीएमके के धर्मपुरी उम्मीदवार सौम्या अंबुमड़ी के समर्थन में वोट मांगेंगे। पीएम मोदी लगातार दक्षिण के दौरे पर जाकर वहां बीजेपी की संभावनाओं को अमीर जामा पहनाने की जुगत में है। आपको बता दें कि अंबुमड़ी गठबंधन पार्टी के रूप में वेल्लोर से बीजेपी के चिन्ह पर चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में इसके बाद विधानसभा मेट्रोपोलिटन में पहुंचेंगे, जहां नीलगिरी, कोयम्बटूर और पोलाची से बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। तो 24 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सतर्क है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी आज दक्षिण में हुंकार भरेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी करेंगे। सपा अध्यक्ष दोपहर को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। चुनाव के समय नेता अपने घोषणा पत्र में लोगों को समस्याओं को दूर करने का वादा करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और ऐसे में कांग्रेस के घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कही गई थी। वैसे ही आज समाजवादी पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। अब क्या खास होगा इस मैनिफेस्टो में, ये तो वक्त ही बताएगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी, जिसने एड़ी से लेकर चोटी तक का जो लगा दिया है, आज समाजवादी पार्टी वही घोषणा पत्र जारी करने वाली है। ऐसे में आज मैनिफेस्टो कितना खास होगा, बात करी जाए 5 अप्रैल की, तो 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी भी घोषणा पत्र की तैयारियों में जुटी हुई है और दोपहर को घोषणा पत्र जारी करेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज लोकसभा चुनाव में हुंकार भरने से पहले घोषणा पत्र जारी करेंगे और सपा अध्यक्ष दोपहर को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र जारी करेंगे और चुनाव के समय नेता अपने अपने घोषणा पत्र लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लेकर आते हैं, उनसे वादा करते हैं और इसी घोषणा पत्र में जनता की समस्याओं को उन तक सामने लेकर आते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं इन समस्याओं पर कितना काम होता है ये तो हम देख ही चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी कुछ ऐसी ही रणनीतियां बनाई जा रही हैं, फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर अन्य गठबंधन हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था कांग्रेस ने। अब इसी क्रम में आज यानी कि 10 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव घोषणा पत्र जारी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कही गई थी। अब आज समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास होगा, क्या गारंटियां होंगी और जनता की समस्याओं को किस तरह से वो इस मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पे कई सवाल भी उठाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से निशाना भी साधा गया था और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जिन्ना का मैनिफेस्टो कहा गया था। लेकिन इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने ही ठीक 4 दिन बाद 5वें दिन अपना मैनिफेस्टो जारी करने का आदेश दिया है और ये मैसेज दिया है कि आज समाजवादी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। अब इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास होगा, क्या अखिलेश के पिटारे से निकलेगा, ये देखना काफी खास होगा कि आज अखिलेश यादव के पिटारे से मैनिफेस्टो के जरिए क्या कुछ निकलने वाला है, जनता की किन समस्याओं का पर खास फोकस रहेगा समाजवादी पार्टी का इस मैनिफेस्टो के द्वारा। तो समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी बीच आज अखिलेश यादव घोषणा पत्र जारी करेंगे। सपा अध्यक्ष दोपहर को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे और जनता की समस्याओं को अपने मैनिफेस्टो में
लेकर आए हैं कि जनता की क्या क्या समस्या हैं और उनसे कैसे निपटारा करेगी। चुनाव के समय नेता अपने अपने घोषणा पत्र लेकर आते हैं जिसमें लोगों की समस्याएं होती हैं और उन्हें दूर करने का वादा भी किया जाता है। तो लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने ठीक 5 अप्रैल को अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया गया था, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कही गई थी। समाजवादी पार्टी भी आज अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है और ऐसे में काफी खास होगा ये मैनिफेस्टो। जहां 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, भारतीय जनता पार्टी भी मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। इसी क्रम में लगातार सभी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं और जनता की समस्याओं को सामने लेकर आ रही हैं। अब ये जनता को लुभाने की एक नई टेक्निक है या फिर सभी दल कुछ और ही रणनीति बना रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 24 के चुनाव को लेकर जो हलचल देखने को मिल रही है वो देखने लायक है। सभी दल अपनी हुंकार भर रहे हैं, फिर वो चाहे धरातल हो या फिर पक्ष विपक्ष की टकरार हो। तो अखिलेश यादव के पिटारे से आज क्या कुछ खास निकलेगा ये तो दोपहर बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन आज का मैनिफेस्टो काफी खास होने वाला है। ज्यादा अपडेट लेकर हमसे जुड़ चुके हैं अभिनव। तो अभिनव, आज समाजवादी पार्टी मैनिफेस्टो जारी करने वाली है, क्या कुछ खास होगा इस मैनिफेस्टो में? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है और ऐसे प्रयास लगाए जा रहे हैं कि इस घोषणा पत्र में युवाओं को खास तवज्जो दी जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसके पहले अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी किया है, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी देने की बात कही है। उसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी भी आज जो है अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ खास करती है। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो इंडिया एलायंस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस है और बाकी अन्य पर समाजवादी पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहले आया और अब बाद में समाजवादी पार्टी, क्या कोई तकरार है क्या पार्टी के अंदर भी? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी भी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। समाजवादी पार्टी इस दौरान जो उसकी नीतियां हैं जो वो इस दौरान संकल्प लेगी और जो भी सरकार बनने के बाद जो भी चीजें होंगी उनको पूरा करने के जो वायदे हैं वो आज अपने घोषणा पत्र में करती नजर आएगी। इसके पहले की बात करें तो समाजवादी पार्टी पहले भी लगातार घोषणा पत्र जारी करती आई है और ऐसे एक बार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। तो ऐसा माना जा रहा है। अभिनव, कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी पर बात की थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी आज किन मुद्दों को उठाएगी जनता के, जिससे जनता उनकी ओर आकर्षित हो सके? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा जो युवाओं हैं उन पे जोर देके अपने घोषणा पत्र में बात करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार युवाओं पे फोकस करती रहती है। तो समाजवादी पार्टी लगातार नारा देती है बुजुर्गों का साथ और युवाओं का हाथ करके। इस प्रकार के तमाम नारे जो समाजवादी पार्टी है वो पहले देती रही है और लगातार देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा, महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाएगी और तमाम ऐसे वादे करेगी जनता से जो कहीं ना कहीं सीधे पब्लिक से जुड़े हों। तो ऐसे में देखने वाली लायक बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में आज क्या कुछ खास होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा कार्यालय पर दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान कई सीनियर लीडर उनके साथ मौजूद होंगे और कई नेता जो है आज सपा ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि इस घोषणा पत्र में क्या कुछ खास होता है जिससे पब्लिक समाजवादी पार्टी की ओर मूव करे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब तक जो है ग्राउंड में कहीं भी नजर नहीं आई है और अब तक चुनाव प्रचार से भी दूरी बना रखी है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आज घोषणा पत्र जारी करने के बाद अभिनव, कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कई सवाल उठाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आज समाजवादी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी तो समाजवादी पार्टी पर किस तरह की निशानेबाजी की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। उसके घोषणा पत्र को जिन्ना से जुड़ा बता रही है, मुस्लिम लीग से जुड़ा बता रही है। वही समाजवादी पार्टी जब आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है तो ऐसे में देखने लायक बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को किस तरीके से घेरती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है
वो अपने घोषणा पत्र में कई सुधार कर सकती है। कांग्रेस से अगर कोई चूक हुई है घोषणा पत्र में तो उसको समाजवादी पार्टी अपने में नहीं शामिल करेगी, या फिर जो भी चूक हुई है कांग्रेस से नहीं शामिल कर पाई कोई चीज कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में, तो समाजवादी पार्टी उसको भी शामिल कर सकती है। और ये जो घोषणा पत्र है ये टोटल जो है ये युवाओं को लेके और किसानों को लेके, मजदूरों को लेके ही केंद्रित किया गया है और इन्हीं के ज्यादातर मुद्दे की बात की गई है। और ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि रोजगार से लेके सबसे ज्यादा वादे इस घोषणा पत्र में देखने को मिलेंगे। किसानों को लेके इस घोषणा पत्र में काफी खास देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा महिलाओं से भी कई जुड़े मुद्दे जो हैं वो इस आज घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी उठा सकती है। अब देखने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में आज क्या कुछ होता है और पब्लिक किस प्रकार से इस घोषणा पत्र को देखती है, क्योंकि 22 विधानसभा चुनाव के समय जो समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र दिया था, आपको याद होगा, उसमें भी तमाम बड़े वादे किए गए थे। पुरानी पेंशन का वादा था, बिजली बिल कटौती का वादा था, किसानों की कर्ज माफी का वादा था। ऐसे तमाम वादे समाजवादी पार्टी ने तब किए थे। समाजवादी कैंटीन का वादा था, लेकिन पब्लिक जो है वो उस घोषणा पत्र पे जाती हुई नहीं दिखाई दी, तभी समाजवादी पार्टी जो है सरकार नहीं बना पाई। अगर इस घोषणा पत्र में इस बार समाजवादी पार्टी कुछ अलग कर रही है, कुछ बेहतर कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसका पब्लिक पे सीधा फायदा होता दिखेगा, सीधे पब्लिक कनेक्ट होगी। और देखने वाली बात है क्या कुछ आज होगा इस घोषणा पत्र में। जी अभिनव, अगर अभिनव सत्ता में इंडिया एयरलाइंस आती है तो ऐसे में क्या लगता है कि किसके घोषणा पत्र को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आ जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है देश में, उसका कहीं ना कहीं दबाव ज्यादा रहता है। लेकिन यूपी में आप समाजवादी पार्टी को नेग्लेक्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यूपी में विपक्ष मतलब सिर्फ समाजवादी पार्टी ही आज की डेट में बचा है। कांग्रेस के पास एक सांसद है आज की डेट में, सोनिया गांधी, और बसपा के पास सांसद जरूर थे क्योंकि पिछली बार सपा के साथ गठबंधन में थी, लेकिन इस बार बसपा भी कुछ खास नहीं कर पाएगी। अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो उनमें भी कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि आरएलडी पहले विपक्ष में होती थी, अब वो एनडीए के सहयोगी दल में आ गई है। तो समाजवादी पार्टी यूपी के लिहाज से तो हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर देने वाली जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी ही है यूपी में। वहीं लेकिन केंद्र की बात करें तो वहां पे जो कांग्रेस का दबदबा है वो ज्यादा है। कांग्रेस लगभग सभी देश के हिस्सों में लगातार शासन कर चुकी है, लगातार उसका संगठन है सभी देश के हिस्सों में, और कांग्रेस जो घोषणा पत्र देती है वो पूरे देश को ध्यान में रखते हुए लेती है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो खासा उत्तर प्रदेश पे फोकस करके अपने घोषणा पत्र को लाती है कि उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दे हैं, युवाओं में क्या मुद्दे हैं, महिलाओं को लेकर क्या बात चल रही है, मजदूरों, किसानों, अन्य सभी को लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो फोकस कर रही है। देखने वाली बात होगी जब अखिलेश यादव आज दोपहर 12 बजे इस घोषणा पत्र को जारी करते हैं तो इस घोषणा पत्र में कौन कौन सी बड़ी चीजें निकलकर सामने आती हैं और समाजवादी पार्टी फिर इसको कैसे जो है जनता तक पहुंचाने का काम करती है। जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। ऐसे में इस घोषणा पत्र में क्या कुछ खास होगा, क्या खास नीतियां लेकर आएगी, जनता के मुद्दों को कैसे उठाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसका पता हमें दोपहर बाद ही चलेगा कि आखिर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या जारी किया था और समाजवादी अपने मैनिफेस्टो में क्या जारी करेगी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ कठुआ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो आज जम्मू कश्मीर दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और इस सभा का आयोजन जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम के करीब 11 बजे किया गया है। वहीं यूपी में भी सीएम की जनसभा है और जहां पर नाराज राजपूत समाज को मनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ भी पहुंचेंगे। राधाना कॉलेज में मैदान में यह कार्यक्रम होगा जिसकी तैयारियों में अधिकारी डीएम भी लगातार जुट गए हैं। तो ऐसे में आज चुनावी बयान लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी लोकप्रियता को बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर की ओर निकलेंगे और ऐसे में जम्मू कश्मीर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद ही आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में जो शुमार नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो वो आपको हुनकार भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में आज पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के कठुआ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और उनकी जनसभा 11 बजे से होगी। आपको बता दें कि इसके बाद शाम को मुजफ्फरनगर में चुनावी जनसभा करेंगे। यहां पर मौजूद सांसद संजीव कुमार बालियान अपनी तीसरी पारी के लिए चुनावी मैदान में है, तो जनता से सीएम योगी आदित्यनाथ उनके समर्थन भी मांगेंगे। वहीं 400 पार लक्ष्य जो नरेंद्र मोदी ने दिया है उसको लेकर भी आज चर्चाएं तेज होंगी। तो
तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार जम्मू कश्मीर में आकर कठुआ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरफ जहां कठुआ में रैली को लेकर भाजपा की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं 4 विधानसभा क्षेत्रों वाले लोकसभा क्षेत्र में आते उधमपुर जिले में 3 जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। तो आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी सीएम योगी की जो लोकप्रियता है वो देखने को मिल रही है। यूपी के बाहर भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज जारी है। बीते दिन जब महाराष्ट्र सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर गए थे तो वहां भी लोगों के बीच में क्रेज देखने को मिला था। लोग एक्साइटेड थे सीएम योगी की रैली में आने के लिए, जनसभा में आने के लिए, और ये एक्साइटमेंट हमने साफ तौर पर देखी। और आज इसी एक्साइटमेंट को 11 बजे फिर सीएम योगी जम्मू कश्मीर से दिखाएंगे। तो देश देखेगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो क्रेज है, जो लोकप्रियता है, वो सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी है। फिर वो चाहे महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या अन्य कोई राज्य, जहां भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं, उनकी नीतियों से, उनके विचारों से और उनकी रैलियों में शामिल होने के लिए भारी हुजूम लगता है। कुछ आज भी ऐसा होने वाला है जहां आज मुजफ्फरनगर और मेरठ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची में शुमार नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का है। तो नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी तो आपने एक साथ देखी ही होगी, लेकिन अब लगातार लोकप्रियता बढ़ते हुए भी आप देख सकते हैं कि किस कदर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। तो ताबड़तोड़ रैलियों की जो बौछार चल रही है, रैलियों का जो दौर चल रहा है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है 24 के चुनाव में लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि चुनावी बयार जल चुकी है और ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। यूपी के बाहर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज जारी है। तो ज्यादा अपडेट्स लेकर हमसे वैभव जुड़ चुके हैं। वैभव, लगातार दौरों का सिलसिला जारी है और आज जम्मू कश्मीर का दौरा है, कितना खास होगा आज जम्मू कश्मीर का दौरा सीएम योगी का? आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां पे जो जनसभा संबोधित करेंगे उस जनसभा का प्रसारण, सार्वजनिक प्रसारण वहां पे 3 जगहों पे किया जाएगा, जहां पे जनता आएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रसारण देखेगी। और जो योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो कहीं ना कहीं सख्त प्रशासन और जीरो टॉलरेंस की नीति बनी हुई है। इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया है और इसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। जी, तो 24 का चुनाव वैभव, और ऐसे में लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की। क्या कुछ खास देखने को मिलेगा आज जम्मू कश्मीर में? जो भी केंद्र की जो भी नीतियां हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उनको गिरवाएंगे और जनता से संबोधित करके जनता से अपील करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। तो कार्यक्रम क्या क्या निर्धारित किए गए हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आज पहली बार कठुआ में सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। जिस तरह से हमने बीते दिनों देखा कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है वैभव, तो आज क्या कुछ देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में और क्या कुछ कार्यक्रम होंगे और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के और कौन कौन से दिग्गज नेता आज इस रैली में शामिल होने वाले हैं? वैभव, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के कठुआ में पहुंचेंगे तो क्या कुछ कार्यक्रम होंगे आज वैभव? देखिए, आज सीएम योगी जम्मू कश्मीर के कठुआ में 11 बजे जनता को संबोधित करेंगे और जनता से अपील करेंगे कि जो वहाँ के लोकसभा प्रत्याशी है उनको भारी बहुमत से विजयी बनाए। इसके लिए वो लगातार जनता को संबोधित करेंगे और जनता से अपील करेंगे। ये तो हो गई जम्मू कश्मीर की बात, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ भी दौरा है और मुजफ्फरनगर में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। तो क्या कुछ खास होने वाला है यूपी का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए? देखिए,
देखिए, लोकसभा चुनाव को अगर जीतना है तो ऐसा कहा जाता है कि यूपी से ये रास्ता जाता है, क्योंकि यूपी में 80 सीट है। तो योगी आदित्यनाथ यूपी की 80 सीट को जिताने के लिए लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि उनको उनके प्रत्याशियों को लगातार भारी बहुमत से विजयी बनाए। इसके लिए वो आज मुजफ्फरनगर में एक रैली को संबोधित करेंगे और जनता से अपील करेंगे कि वो वहां के प्रत्याशी है उनको विजयी बनाए। वह बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ने 400 पार का लक्ष्य दिया है और यूपी में 80 में से 80 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। क्या इन लक्ष्यों को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ धरातल पर उतरेंगे तो क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं छवि एक सख्त प्रशासक की और हिंदुत्व मुखर की छवि बनी हुई है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी ये जानती है कि योगी आदित्यनाथ एक अच्छे स्टार प्रचारक के तौर पर और जनता से अच्छा कनेक्ट करते हैं। इसके लिए वो योगी आदित्यनाथ को प्रचार प्रसार पे यूज। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए वैभव बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जम्मू कश्मीर में सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। 24 के चुनाव को लेकर लगातार पार्टियों में ये जंग छिड़ी हुई है, जीत को लेकर जंग छिड़ी है और 400 पार का लक्ष्य भी आज पूरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के दौरे और यूपी के दौरे में नजर आने वाले हैं। तो स्टार प्रचारकों की सूची में जो नाम शुमार है सीएम योगी आदित्यनाथ का, इस नाम को लेकर लगातार लोगों के बीच क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो जिला कारागार में अब्बास अंसारी पहुंचे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां अब्बास अंसारी कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार गाजीपुर पहुंच गए हैं और ऐसे में अब्बास अंसारी आज जिला कारागार पहुंचेगा। पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर भी फतेहा चढ़ाएगा। 12 अप्रैल तक पैरोल मिली है अब्बास अंसारी को। तो 12 अप्रैल तक पैरोल मिलने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत मिली थी। तो अब्बास अंसारी आज गाजीपुर पहुंचेगा। गाजीपुर में जिला कारागार में आज अब्बास अंसारी पहुंचेगा। पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ेगा और 12 अप्रैल तक पैरोल मिली है अब्बास अंसारी को। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज अब्बास अंसारी गाजीपुर पहुंचेगा। तो पिता की मौत के बाद आज अब्बास अंसारी गाजीपुर पहुंचेगा और पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ेगा। ज्यादा अपडेट लेकर पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, आज अब्बास अंसारी गाजीपुर पहुंचेगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आज सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी पेरोल मिली है और आप हमारे ठीक पीछे देख सकती हैं कि जिला कारागार गाजीपुर में अब 9 बजे अब्बास अंसारी को यहाँ लाया जा चुका है, क्योंकि कुछ बेल की फॉर्मेलिटी होती है उसे पूरी की जा रही है। और आपको बताते चले कि कुछ देर बाद अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी के कब्र पर, जो उनका खानदानी कब्रिस्तान जहाँ वो दफनाए गए हैं, वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ फातिहा पढ़ने के बाद फिर अब्बास अंसारी को पुनः जिला कारागार गाजीपुर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पवन, अगर जिला कारागार की व्यवस्थाओं की बात करें, पुलिस प्रशासन की सतर्कता की बात करें, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रशासन कितना सतर्क है अब्बास अंसारी को गाजीपुर तक लाने में और यहां से कब्र तक ले जाने में? बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मुख्तार अंसारी के निधन के बाद लगातार उनके पैतृक आवास कब्रिस्तान पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। आपको यही बताते चले, जब भी कोई राजनेता, उनके यहाँ बड़े राजनेता आते हैं, अभी आए थे जिनको जेट प्लस की सुरक्षा थी, तो उनके कब्रिस्तान से लेके आवास तक सुरक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव भी किया जाता है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। हालांकि मामला सर्वोच्च न्यायालय का था और सर्वोच्च न्यायालय ने डीजीपी को ये बताया था कि अब्बास अंसारी को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई है और उन्हें कासगंज से गाजीपुर और फिर गाजीपुर से कासगंज तक सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे इंतजाम किए जाएं। आपको बताते चलें कि अब्बास अंसारी के परिजन लगातार सुप्रीम कोर्ट को रास्ता दे रहे थे। पवन, खबरें ये भी सामने आई हैं कि जिस बैरक में पिता थे उसी बैरक में भी अब्बास अंसारी रहेंगे, तो उस बैरक में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं?
जी, आपको बताते चलें कि बैरक नंबर 10 में अब्बास अंसारी को रखा जाएगा। जो बैरक नंबर 10 है वो पूरे सीसीटीवी कैमरों से लैस है। साथ ही ये कि मुख्तार अंसारी भी बैरक नंबर 10 में रहते थे और उनके भाई सांसद अब्बास अंसारी को जब जेल हुई थी तो उनको भी बैरक नंबर 10 में रखा गया था और सुरक्षा व्यवस्था की काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पवन बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि पिता जिस बैरक में रहे थे, आज अब्बास अंसारी को भी उसी बैरक में रखा जाएगा। तो पिता की मौत के बाद आज अब्बास अंसारी गाजीपुर पहुंचेगा। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।